पहचान की बात कर रहे हो अगर, तो पहचान जान लो इसकी क्या होगी। जब दो वाक्य होंगे और दो वाक्यों के बीच में, चाहे दो वाक्य हो या दो उपवाक्य हो, कैजुअल रिलेशन हो उन दोनों के बीच में। कैजुअल रिलेशन समझते हो आप क्या? हाँ हाँ, कैजुअल रिलेशन मतलब किसी एक वाक्य का करना या होना किसी दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो। आ रहा समझ में? किसी एक वाक्य का करना या होना जब किसी दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है उसको कैजुअल रिलेशन कहा जाता है। और उसकी अंग्रेजी जब भी बनाया जाता है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाया जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, दोनों वाक्य के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, दोनों अलग अलग होते हैं जब भी बनाएंगे आप। जैसे इस तरह लिखा हो, ही वॉज एब्सेंट, he was absent, I gave this message, I gave this message his family। अभी देखो दोनों वाक्यों के बीच में कैजुअल रिलेशन है कि नहीं, सह संबंध है कि नहीं। इसमें अगर दोनों के बीच में सह संबंध है, किसी एक वाक्य का करना या होना किसी दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो जाए, तो आप समझ जाना कि देयर इज कैजुअल रिलेशन इन दैट सेंटेंस। इसको बनाओगे जब भी तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाओगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग होते हैं, तभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस्तेमाल होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की जब भी अंग्रेजी बनाते हैं तो हम लोग करते क्या है, कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से। पहला वाला वाक्य अगर इज एम आर वाज वेयर से बना है, इज एम आर या वाज वर, तो इनको हम लोग हटा के इसके स्थान पे क्या लगा लेते हैं, बीइंग लगा लेते हैं, और कुछ नहीं करना, बस। बहुत आसान है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पहला वाला वाक्य अगर इज एम आर वाज वर से बना है तो उसको हटाओ, वहां पे बीइंग लगाओ। अभी देखो इसमें कैजुअल रिलेशन है कि नहीं। कह रहा है कि आई गेव दिस मैसेज टू हिज फैमिली, मैंने यह खबर उसके परिवार को दे दिया। अभी देने के पीछे कारण है, कैजुअल रिलेशन है, सह संबंध है। क्यों दे दिया? एब्सेंट था। अब यहां से देखिए, वह एब्सेंट था तो मैंने किया क्या, मैंने मैसेज दे दिया उसको। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। दोनों वाक्य जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, सह संबंध हो उनका, ठीक है, करना या होना दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर हो, तो समझ जाना वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इन दोनों को जोड़ने का काम कैसे करना है, अगर पहले वाले वाक्य में टू बी लगाए, आई मीन इज एम आर वाज वर लगा हुआ है, तो उसे हटा के वहां पे क्या लिखना होगा, बीइंग लगाना होगा। क्लियर हुआ? और दोनों का सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, पहला भी सब्जेक्ट लिखना होगा, दूसरा भी सब्जेक्ट लिखना। ये आसान है। देखो बस केवल समझना है इसमें कि कैजुअल रिलेशन है कि नहीं, हो जाएगा ही बीइंग एब्सेंट। जैसे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया था एकदम सेम उसी की तरह है। आई गेव दिस मैसेज हिज फैमिली, he being absent I gave this message to his family। ये आ रहा समझ में? दूसरा देखो, हाँ कठिन लिखी। द टीचर entered the class, all students stood up। देखो एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है कि नहीं दोनों वाक्य। पहला चीज देखो, अगर ये टीचर क्लास में एंट्री करेगा तो ये ऑल टीचर स्टूड हो जाएंगे ना, अपने आप हो जाएंगे, वो कहना नहीं पड़ेगा कि वो खड़ा हो जाओ। रिलेशन है, कैजुअल रिलेशन है दोनों के बीच में। जब भी कोई टीचर क्लास के अंदर एंट्री करेगा सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। अब सारे बच्चे जब खड़ा होंगे तो क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, हाँ टीचर क्लास। दोनों में कैजुअल रिलेशन है ना, दोनों में करना होना पाया जा रहा कि नहीं पाया जा रहा। तो आप 100% समझ जाना इसे नॉमिनेटिव से बनेगा। कि आप सीधे सीधे समझो कि दूसरा वाला जो वाक्य है ना, अगर पहले वाले वाक्य का कारण है तो आप उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ही बनाना। दूसरा वाला का ऑल स्टूडेंट स्टूड अप, क्यों खड़ा हो जा रहे हैं, टीचर आया ना।
अगर टीचर ये पहला काम अगर कहीं कोई कर रहे हो तो दूसरा काम को होना ही होना चाहिए, तो भी समझ जाओ कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अगर टीचर आएगा क्लास में तो बच्चे खड़ा होना ही होना है। इधर ठीक है, आ रहा समझ में? कैजुअल रिलेशन है कि नहीं है इसमें? दूसरा देखो, हमने कहा द सन रोज the birds began to chirp in the sky। कह रहा है कि सूरज जब निकला चिड़िया आकाश में चहचहाने लगी। तो भाई चिड़िया चहचहाने, सूरज जब निकलता तो चिड़िया क्या चहचहाने लगती हैं क्या? चहचहाने लगती हैं। हाँ भाई, सूरज निकलता सुबह में तो चहचहाती है कि नहीं चहचहाती है? कैजुअल रिलेशन है। मॉर्निंग के समय में जब भी सूरज निकलता है तो चिड़ियों का चहचहाना होता है। अब कोई चिड़िया ना करे बात की बात है, लेकिन ये होता है कि नहीं होता है? लाजमी है ना। अभी टीचर अंदर प्रवेश करता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। कोई बदमाश बच्चा रहे नहीं खड़ा हो तो आप कहोगे सर यहाँ नियम नहीं लागू हो रहा, तो उस पर नहीं लागू होगा। लेकिन जो नियम है उसके लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ए देखो, ए पास्ट इंडेफिनिट में दोनों। अगर टू बी में बना होगा तो इसको हटा के हमें क्या करना होगा? बीइंग लगाना होगा। अगर टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो क्या कैसे बनाएंगे इसको? तो हो जाएगा द टीचर हैविंग entered the class। दूसरा वाला सेम लिखेंगे, all student stood up। यहाँ कह रहा है the sun having risen, the birds began to chirp in the sky। ऐसे नहीं कर लोगे? ये तो और आसान है कि नहीं? आसान है ना? हो जाएगा। एग्जाम्पल उतारो फिर बता रहे हैं, इसको पॉज करो। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से ही जुड़ेगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्यों जुड़ेगा? देखो इसमें ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन आ गई। द पैसेंजर स्टूड अप, सारे पैसेंजर खड़े हो गए। तो ट्रेन आती है तो पैसेंजर तो खड़े हो ही जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, वो हो जाते हैं। कोई पैसेंजर बैठा रहे उसकी बात अलग है, लेकिन जो नियम होता है, नियम ये है कि जब ये ट्रेन के इंतजार में पैसेंजर बैठे हैं तो ट्रेन आने पे वो खड़े हो जाते हैं। कैजुअल रिलेशन है इसमें, काम का होना है ना होना दूसरे पे डिपेंड है। इसलिए इसे हम लोग बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जब बनाएंगे, पहला वाला वाक्य देखेंगे पास्ट टेंस में लिखा है, पास्ट में लिखा है तो इसमें हैविंग लगाएंगे, वो भी एक्टिव वॉइस में है। तो ट्रेन हैविंग अराइव्ड हो जाएगा। हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म अराइव्ड होगा। द ट्रेन हैविंग अराइव्ड कामा दूसरा वाला जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। द पैसेंजर्स स्टूड अप, मतलब ट्रेन के पहुंच जाने के कारण या पहुंचने पर, जो भी कर लो, लेकिन ये रिलेशन है कैजुअल रिलेशन। सभी यात्री खड़े हो गए। संबंध है दोनों वाक्यों में एक दूसरे का, संबंध दिखाई दे रहा है ना। दूसरे वाले में देखो, कह रहा है पेपर वर डिस्ट्रीब्यूटेड, पेपर को बांट दिया गया। वाज वर लगा के कभी भी थर्ड फॉर्म लिखा हो तो 100% वो पैसिव वॉइस होता है। वाज वर के साथ कभी भी पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म नहीं आता। जब भी थर्ड फॉर्म आता समझ लो पैसिव वॉइस से हो। स्टूडेंट स्टार्टेड राइटिंग, स्टूडेंट ने, विद्यार्थियों ने लिखना शुरू कर दिया। आखिर जब एक पेपर बटा होगा तभी ना लिखना शुरू किए होंगे, ये लिखे होंगे तभी जब ये बटा होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बना लो। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाने का नियम कहता है, पहला वाला वाक्य अगर पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो हैविंग बीन लगाओ उस पे, तो हो जाएगा द पेपर्स having been distributed कामा दूसरा जैसे वैसे को वैसे उतार लेंगे। क्लियर इट? नेक्स्ट
वे कह रहा मैच हैज बीन वन, मैच जीत लिया गया है। दिस इज पैसिव वॉइस आल्सो, देखो भी पैसिव वॉइस है, हैज बीन लगा के थर्ड फॉर्म लगा, पैसिव वॉइस में। ऑल द प्लेयर्स आर मेकिंग मैरी, सारे खिलाड़ी खुशियां मना रहे हैं। भाई खुशियां मनाने के पीछे एक कारण है, अब मैच जीतने के पीछे एक कारण है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों वाक्य अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे का करना होना पाया जा रहा, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ही बनाना है उसे। आ रहा समझ में? अब इसको बनाओगे तो इसका भी जब बनेगा तो हो जाएगा द मैच हैविंग बीन वन होगा, कामा ऑल द प्लेयर्स आर मेकिंग मैरी। एनी कंफ्यूजन इसमें? जब पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई, ऑल द स्ट्राइकर्स, जितने भी स्ट्राइकर्स थे सबके सब क्या हो गए, डर में भाग गए। पुलिस के आने पे तो भाग ही जाएंगे ना, ये होता है, ये वाला होता है तो ये हो जाएगा, और इसके भागने के पीछे एक कारण हो जाता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए 100%। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाएंगे। तो पहला वाला एक्टिव वॉइस में, वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हो जाएगा द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कामा ऑल द स्ट्राइकर्स रन अवे इन फियर, ऐसे बन जाएगा। ये लास्ट वाला क्या कह रहा है कि द कमांडर ब्लू हिज हॉर्न, कमांडर ने अपने हॉर्न को बजा दिया। जब बजा दिया तो देखिए ये वाला हो, ऑल द स्काउट्स बिकेम अलर्ट, सारे स्काउट जितने थे सब अलर्ट हो गए। तो भाई जब ये बजेगा तो इनको होना ही होना है। ये अलर्ट क्यों हुए हैं? क्योंकि ये वजह है, कारण है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। तो इसको भी जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में नहीं है, एक्टिव वॉइस में है, तो बनेगा इस तरह से, द कमांडर हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, ये सेकंड फॉर्म है, BLOWN, ब्लॉन, हिज हॉर्न, कामा ऑल द स्काउट्स बिकेम अलर्ट, ऐसे होगा। इज दैट क्लियर? हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये तो सबसे आसान था, सिंपल आपका खत्म हो चुका है लगभग। आपको 2-3 चीजें और बचे हैं, वो आपको ऐसे इजी वे में बता। देखो सिंपल सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा, इसका फॉर्मेशन करना सीखा हम लोगों ने, फॉर्मेशन करना। लेकिन आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 2 चीजें आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक से अधिक फिनिट वर्ब नहीं होना चाहिए, पहली चीज। जो ही एक से अधिक फिनिट वर्ब होगा वो तुरंत गलत हो जाएगा। एक फिनिट वर्ब होना चाहिए, और किसका इस्तेमाल करके सिंपल बना सकते हैं? पहला चीज आपको पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरेंड, इसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फ्रेज इन एपोजिशन। ये तो 5 नियम आपको एकदम एक्यूरेट पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके भी सिंपल बना सकते हो, इन्फिनिटी का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो, जेरेंड का भी इस्तेमाल करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी, फ्रेज इन अपोजिशन। अब पार्टिसिपल में 3 पार्टिसिपल पढ़ाया था मैंने। प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल करके बना सकते हो, पास्ट पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल करके बना सकते हो, और परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हो जाएगा। इन्फिनिटी में भी 3 इन्फिनिटी पढ़ाया था मैंने आपको। सिंपल इन्फिनिटी का भी इस्तेमाल करके बना सकते हो, परफेक्ट इन्फिनिटी का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो, और जीरेंडियल इन्फिनिटी का भी। जीरेंड में देखो क्या होगा, जीरेंड में देखो वर्ब में आईएनजी लगा हो, उसके पहले ध्यान दो, इसके पहले आपको प्रीपोजिशन लगा के बना सकते हो, या तो नाउन लिखा हो उसके पहले प्रीपोजिशन लगा के बना सकते हो।
दो तरीके से। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो गई, उसकी विशेषता बताने के लिए पूरा एक फ्रेज आ जाएगा, जो फ्रेज आएगा उसके बगल में ही लिखना होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, सॉरी तो फ्रेज इन अपोजिशन में करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, कैजुअल रिलेशन होता है, दो वाक्यों के बीच में ऐसा संबंध होगा कि दूसरा वाला वाक्य पहले वाले वाक्य का कारण बनेगा, ठीक है। तो दूसरे के बीच में मैंने पहला वाक्य दूसरे वाक्य का करना या होना होता, जो अभी बताया कुछ देर पहले। तो इसका भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी इस्तेमाल करके सिंपल बना लोगे, फ्रेज इन अपोजिशन का भी, जिरेंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल। किसी में कोई दिक्कत? सबका इस्तेमाल करके बना लोगे? हाँ। अब बचा क्या है, देखिए कभी कभी आ जाता है, देखिए वर्ब का प्रयोग करके सिंपल बनाना, वर्ब को कॉमन कर, वर्ब को कॉमन लेकर सिंपल बनाना भी, सिंपल बनाना। एडजेक्टिव को देखो, एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिखकर सिंपल बनाना, पहले लिखकर सिंपल बनाना, और एडवर्ब का इस्तेमाल करके भी सिंपल बनाना। एक कॉमन बेस पे है, देखो कैसे होगा, ये तीनों बता दे रहा हूं, ऐसे ही समझ जाओ। वर्ब को कॉमन लेके कैसे बनाएंगे देख लो ध्यान से, सिंपल की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर कैसे लिखा है, माई अंकल गोज फॉर ए वॉक, he goes daily in the morning। इसको मैं कह रहा हूं सिंपल कर दीजिए आप। सबसे पहले ये चीज देखिए कि कोई एक वर्ब है जो दो बार रिपीटेड हो रहा है, दो बार उसको लिखने या बोलने की कोई जरूरत है नहीं, इन दोनों को हम एक में समाहित करके भी बोल सकते हैं, तो हम कॉमन करके इसको बना सकते हैं। वो कॉमन सेंस पे है, दो बार वर्ब आ रहा है ना, कह रहा माई अंकल गोज फॉर ए वॉक, मेरे चाचा जो है ना वॉक पे जाते हैं, वॉक में जानते हो टहलने जाते हैं। दूसरा कह रहा ही गोज, वह जाते हैं डेली, प्रतिदिन, इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो इसको इस तरह बना सकते हो आप, माई अंकल गोज फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। बात तो वही हो गया ना। अब दो सेंटेंस बोलने से अच्छा था एक ही सेंटेंस बोल दे हम लोग। हाँ, क्लियर हुआ? एक और देख लेते हैं। ए यंग वुमन came to my office she came with her father। अभी कह रहे ए यंग वुमन केम टू माय ऑफिस, एक महिला मेरे ऑफिस में आई। शी केम विथ हर फादर, वह अपने पापा के साथ आई। तो दो बार केम लिखा है ना, अभी दो बार केम को एक बार बना दो। एक बार कैसे हो सकता है, ऐसे सीधे करो ना। ए यंग वुमन केम टू माय ऑफिस, केम टू माय ऑफिस विथ हर फादर। ऐसे नहीं कर लोगे? नहीं आता है, आता है, बड़ी आसान है। आसान है ना, जब एग्जाम में आएगा तो आसान से कठिन लगने लगता है। जैसे आपको सारे नियम दिमाग में रखने हैं ना, वो बताएगा नहीं आपको ना कि वर्ब वाला इस्तेमाल करके बनाना है, कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इस्तेमाल करके बनाना है, कि फ्रेज इन अपोजिशन का इस्तेमाल कर, वो बताएगा नहीं आपको। आपको खुद उसका सेंस निकाल के बनाना होगा। क्लियर हुआ? हाँ, एक इसका भी बता देते हैं, एडजेक्टिव वाला भी देख लो। I saw a lion, the lion was
द लायन वॉज वेरी फ्यूरियस। कह रहा मैंने एक शेर देखा, शेर कैसा था? बहुत फ्यूरियस था भाई। अब ये एडजेक्टिव है फ्यूरियस, विशेषता बता रहा किसकी? लायन की बता रहा ना। जब जुड़ेगा तो फ्यूरियस लायन के पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा आई सा ए वेरी फ्यूरियस गुस्सीला। गुस्से में रहने वाला, गुस्सीला जिसको, आई सा ए फ्यूरियस लायन। बस बात खत्म। हाँ, एडवर्ब वाला भी देख लो एक। He gave me, आ जाओ। He gave me an answer. He gave me an answer. His answer was correct. कह रहा है कि उसने मुझे उत्तर दिया, उसका उत्तर कैसा था? करेक्ट था। अब इसको ऐसे जोड़ो, उत्तर देने का विशेषता बता दो। दिया तो कैसा दिया? करेक्ट में एल वाई जो करेक्टली कर दो। ही गेव मी आंसर करेक्टली। ही गेव मी एन आंसर करेक्टली हो जाएगा। एक करेक्टली एडवर्ब बन गया। हाँ, करेक्ट आंसर तो डाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, हमको एडवर्ब बनाना है ना। तो ऐसे आप एडवर्ब का भी इस्तेमाल करके, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके, वर्ब का इस्तेमाल करके आप सिंपल बना सकते हो। और पीछे जो बनाया था वो तो बताएगा। हो जाएगा? यस सर। इज दैट क्लियर? हो जाएगा ना सबका? कोई दिक्कत किसी को? ये सिंपल खत्म हो गया। अब सिंपल पे कल चर्चा होगा।